ओके चलिए, गुड मॉर्निंग गाइस। सो स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड आई वेलकम यू ऑल टू द फर्स्ट क्लास ऑफ CSEET। यस गाइस, तो व्हाट इज द CSEET? दैट इज कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट बैच। सो गाइस, इसी को ही पहले हम बोला करते थे CS फाउंडेशन, या पहले से बोला जाता था CS फाउंडेशन। अब हम तो CS पढ़ने के लिए आ चुके हैं गाइस, और CS पढ़ने के लिए पहले तो ये जानना जरूरी है कि भाई CS क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा आपके प्रति पूरा डिस्कशन रहेगा रिगार्डिंग दी CS एज अ कोर्स के बारे में, और फिर हम आगे आगे पढ़ेंगे। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, नेम इज अचिन नाहटा, एंड मैं आपका जो लॉ सब्जेक्ट है वो आपको पढ़ाऊंगा। बेसिकली मैं CS फाउंडेशन, जैसे अब CSEET बोला जाता है, CA फाउंडेशन, CMA फाउंडेशन, CS एग्जीक्यूटिव, CA इंटरमीडिएट एंड CMA इंटरमीडिएट, इन सारे लेवल्स पे जो भी थ्योरी सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि लॉ, ऑडिट, ऐसे सब्जेक्ट्स को मैं पढ़ाता हूं। मैं बेसिकली 3 अलग अलग स्टेट्स में पढ़ाता हूं गाइस, दैट इज महाराष्ट्र, that is Madhya Pradesh and Chhattisgarh. Or right now I've got experience of teaching vast number of students, approximately 6000 से ज्यादा students मैंने अभी तक के पढ़ा लिए हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं with this very very interesting course, and that is company secretary. Okay, अब अगर अपन इस कोर्स की बात करें बेटा CS की, तो that is company secretary। अब कंपनी सेक्रेटरी तो नाम पे मत जाओ कि भाई सेक्रेटरी मतलब ये तो बड़ा ऐसा होगा, लोगों के अपॉइंटमेंट लेना होगा, लोगों से मिलना होगा। आंसर इज नो दोस्तों, हम किसी इंसान के सेक्रेटरी की बात नहीं कर रहे हैं, हम कंपनी के सेक्रेटरी की बात करें। एंड कंपनी का सेक्रेटरी होना इज अ मोस्ट रेप्यूटेबल प्रोफेशन, बहुत रेप्यूटेटेड प्रोफेशन है। आज अगर हम कॉमर्स स्ट्रीम की बात करें दोस्तों, तो कॉमर्स स्ट्रीम के अंतर्गत बहुत ही प्यारा कोर्स है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए हाईली रिकमेंडेड होता है जिन स्टूडेंट्स का थ्योरी बैकग्राउंड स्ट्रांग होता है। तो जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका थ्योरी बैकग्राउंड काफी स्ट्रांग है, आपको इस सब्जेक्ट को जरूर जाना चाहिए। सर इस सब्जेक्ट को पढ़ने से या इस कोर्स को करने से आखिर होगा क्या? तो पहले आपको एक चीज बता दूं गाइस, आपको, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये चीज पता होगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत 3 लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के। याद हो गए, ट्रायंगल देख करके याद भी आ रहा होगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत 3 लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के। एक होता है टॉप लेवल, एक होता है मिडिल लेवल, और एक होता है लोअर लेवल। इफ आई टॉक अबाउट टॉप लेवल, तो टॉप लेवल में होते हैं अपने मुकेश अंबानी, नारायण मूर्ति, रतन टाटा, ऐसे बड़े बड़े लोग बैठते हैं टॉप लेवल पे। ओके, यहां पर होता है लोअर लेवल। लोअर लेवल में होता है लोअर लेवल का स्टाफ। अब अगर मान लीजिए लोअर लेवल के मैनेजमेंट को टॉप लेवल पे जाना है, लोअर लेवल के पर्सन को टॉप लेवल पे जाना है, क्या आप मुझे बताइए क्या जाना आसान होगा? आंसर इज नो। मैं आपसे ये बोलता हूं कि आपका अगर कोई स्कूल है, उस स्कूल के अंतर्गत प्रिंसिपल है टॉप मैनेजमेंट पे, प्यून है लोअर मैनेजमेंट पे, क्या प्यून कभी स्कूल का प्रिंसिपल बन पाएगा? आंसर इज नो। प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, और इस जन्म में तो बहुत कम है, अगला जन्म शायद लेना पड़ेगा। लेकिन व्हाट अबाउट अगर मैं आपको यह बता दूं कि यह एक ऐसा कोर्स है जो कि बनाया गया है कॉमर्स के बच्चों के लिए, जो कोर्स को करने से आप डायरेक्टली टॉप मैनेजमेंट के साथ जाकर के बैठ जाओगे, आप डायरेक्टली कंपनी का टॉप मैनेजमेंट का पार्ट होगे, डायरेक्टली KMP कहलाओगे, दैट इज की मैनेजरियल पर्सनल। तो कितना अच्छा रहेगा। और यस, मैं और कोई कोर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इसी कोर्स की। दैट कोर्स का नेम है आपका कंपनी सेक्रेटरी। सो गाइस, ये इतना फाड़ू कोर्स है, इतना अच्छा कोर्स है कि ये कोर्स आपको डायरेक्टली बैठा देगा टॉप मैनेजमेंट में, जहां पर आप मुकेश अंबानी को, नारायण मूर्ति को, रतन टाटा को बता रहे होंगे कंपनी कैसे चलाते हैं। यस, मुकेश अंबानी नोज हाउ टू रन बिजनेस, बट ही डजंट नो हाउ टू रन द कंपनी। कंपनी किन लॉ से चलती है, किन रूल से चलती है, किन रेगुलेशन से चलती है, क्या क्या कंपनी के अंतर्गत करना अनिवार्य है, क्या अलाउड है, क्या डिसअलाउड है, ये सारी चीजें मित्रों आपको पता होगा बीइंग द कंपनी सेक्रेटरी। सो दिस कोर्स इज द हाईली रेप्यूटेबल कोर्स, एंड यस, ये कोर्स की एक सबसे अच्छी बात ये है गाइज, आपके नाम के आगे लग जाते हैं 2 अल्फाबेट। देखा जाए गाइज, आपका नाम है फर्स्ट नेम, आपके नाम के अंतर्गत पहला है फर्स्ट नेम और दूसरा है लास्ट नेम। लास्ट नेम दिया है
आपके पेरेंट्स ने, आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने आपको, भाई शर्मा, वर्मा, नाहटा, जैन, अग्रवाल, इस सब जो नाम है ये सब हमारे एंसेस्टर्स ने हमें दिए हैं। ओके, इफ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट नेम, ये भी नाम जो बुलाया जा रहा है, जैसे अचिन नाहटा, जैसे अक्षित भाटिया, जैसे राहुल पारेख, अगर हम ये नाम में राहुल बोले, अक्षित बोले, जनित बोले, अचिन बोले, ये सब दिया किसने है? ये सब दिया है पेरेंट्स ने। तो लास्ट नेम मिला है एंसेस्टर्स से, फर्स्ट नेम मिला है अपने पेरेंट्स से। तो आपने अपने नाम के लिए क्या किया? आप अपने नाम के लिए कर सकते हैं, जब आप अपने नाम के आगे लगाएंगे 2 अल्फाबेट्स, और ये 2 अल्फाबेट्स ऐसे अल्फाबेट्स होंगे दोस्तों जो आपके पूरे नाम की वैल्यू को चेंज कर देंगे, वैल्यू को एनहांस कर देंगे। एंड दिस इज द पावर ऑफ दिस कोर्स। सो गाइज, I welcome you all to the most respectable, the most reputable course, that is company secretary. Sir, company secretary जब हम बन जाएंगे तो क्या हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी? बिल्कुल होंगी, और बहुत अच्छी होंगी दोस्तों। अब इस कोर्स को करना है अगर आपको, तो देयर आर 3 लेवल्स जिससे आपको गुजरना पड़ेगा। एक लेवल को हम फाउंडेशन बोलते हैं, जैसे अब मैं CSEET बोलूंगा क्योंकि इसका टेक्निकल नेम वही हो गया। दूसरा है CS एग्जीक्यूटिव, और तीसरा है दोस्तों CS प्रोफेशनल। CSEET जिस पर आप अभी हाल फिलहाल हैं दोस्तों, ये जैसे ही आप क्लियर करेंगे आप उसके बाद देंगे CS का एग्जीक्यूटिव, और जैसे वो क्लियर करेंगे आप देंगे प्रोफेशनल। एग्जीक्यूटिव के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसके अंतर्गत होते हैं 2 ग्रुप्स, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, जिसके अंतर्गत होते हैं यहां पर 4 सब्जेक्ट्स। ओके, फिर आता है प्रोफेशनल। बट मेरा कंसर्न अभी प्रोफेशनल और एग्जीक्यूटिव के बारे में बताना नहीं है। मेरा कंसर्न है आपको पहचान कराना आपके सिलेबस से, आपकी बातों से। दैट इज अबाउट द CSEET एंड दैट इज कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, जिसके अंतर्गत आपके पास है 4 पेपर्स। यस, आपके लिए है यहां पर 4 पेपर्स, और उन 4 पेपर्स को तैयार करने के लिए हमारे पास है बहुत ही अच्छी 4 फैकल्टीज की टीम, जिसमें आप देख सकते हैं मी एज अचिन नाहटा, देन मेघा मैम इज देयर जो कि आपको लॉजिकल रीजनिंग वो पढ़ाएंगी, दैट इज मैथ्स टाइप का सब्जेक्ट होता है। सुरभि गोलछा मैम जो कि ऑल इंडिया रैंकर हैं, यस शी इज एन ऑल इंडिया रैंकर एंड शी इज कंपनी सेक्रेटरी, शी इज CS सुरभि गोलछा मैम जो कि आपको लीगल एप्टीट्यूड सब्जेक्ट पढ़ाएंगी, और फिर सलोनी सिंघई मैम है जो कि आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगी। तो ये फैकल्टीज हैं दोस्तों आपके बीच में, और मैं आपको पहचान कराना चाहूंगा आपके सब्जेक्ट से। अगर मैं आपके सब्जेक्ट्स की बात करूं दोस्तों, तो आप देख सकते हैं सबसे पहला सब्जेक्ट जो है वो है बिजनेस कम्युनिकेशन। यस, क्या सर हमें यहां पे इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा? यस माय डियर फ्रेंड्स, बिजनेस कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट इंग्लिश। यस, और आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए हमारे बीच में है फैकल्टी आशुतोष सर जो कि आपको डील करेंगे विद द इंग्लिश पार्ट। तो बिजनेस कम्युनिकेशन है आपके लिए दोस्तों, वो है 50 मार्क्स का, और इसके अंतर्गत नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो है 35 आएंगे। ओके, दूसरा आपका जो पेपर है वो है लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। लीगल एप्टीट्यूड दैट इज लॉ वाला पार्ट, एंड लॉजिकल रीजनिंग दैट इज अ पार्ट समवट रिलेटेड टू मैथ्स बट नॉट एग्जैक्टली मैथ्स। बहुत मजा आता है इस LR को पढ़ने में। ये भी 35 क्वेश्चंस आएंगे 50 मार्क्स के। ओके, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक्स तो मैं उम्मीद करता हूं आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा, और बिजनेस एनवायरनमेंट इज ऑल अबाउट द बिजनेस। ठीक है, ये भी बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है। 35 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट करंट अफेयर्स, जहां पर आपको अभी देश में क्या चल रहा है, कौन अच्छे अच्छे पॉलिटिशियंस हैं, कौन अच्छे सेलेब्स हैं, इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी जाएगी। बहुत ही जीके टाइप का सब्जेक्ट है, बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में भी। और ये है 15 क्वेश्चंस इसमें से आएंगे जो कि रहेंगे कितने मार्क्स के दोस्तों? 20 मार्क्स के। तो अगर मैं आपकी बात करूं दोस्तों आपके सब्जेक्ट्स की, तो आपके सब्जेक्ट्स में कुल मिलाकर के ये सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं, कुल मिला के 120 क्वेश्चंस आएंगे जो कि होगा 170 मार्क्स का। और गाइस आपका 30 मार्क्स का होगा वाइवा वोस। यस, ये बहुत ध्यान से समझेंगे। वाइवा वोस के लिए क्या दिया है? द प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन स्किल्स वाइवा वोस ऑफ 15 minutes for 30 marks will be conducted simultaneously with or immediately after the MCQ based through online mode using AI or through recorded वीडियोस एट द डेजिग्नेटेड टेस्ट सेंटर्स। तो आपका वाइवा वोस होगा, उस वाइवा वोस पे आपको 15 मिनट्स का रहेगा। होता था ना एग्जाम्स में, आपका 12th में होता था, कॉलेजेस में भी होगा, वाइवा होते हैं, वैसे इसमें भी होगा फॉर 30 मार्क्स। तो 170 प्लस 30 इज इक्वल टू 200, और 200 मार्क्स का होने वाला ये हमारा CSEET का एग्जामिनेशंस।
अगर हम बात करें दोस्तों इसके अंतर्गत सबसे पहले 50 मार्क्स के लिए आपके सामने जो इंग्लिश के लिए है, जिसे हम बिजनेस कम्युनिकेशन बोलते हैं दोस्तों, उसके अंतर्गत एसेंशियल ऑफ गुड इंग्लिश कम्युनिकेशन के बारे में, लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, इनके बारे में थोड़ा सा, और कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजी। कुल मिलाकर के 4 चैप्टर्स रहेंगे 50 मार्क्स के लिए। लीगल एप्टीट्यूड में थोड़ा सा आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ाया जाएगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में पढ़ाया जाएगा, लॉ ऑफ टॉर्ट्स के बारे में, सीएस जो कि कंपनी सेक्रेटरी जो आप कोर्स कर रहे हैं उस कोर्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होगी, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट थोड़ा सा आपको पढ़ाया जाएगा कंपनी लॉ के बारे में। ये भी 50 मार्क्स का होगा। उसके साथ साथ होगा लॉजिकल और रीजनिंग वाला पार्ट, जो कि मैं आपको बता चुका हूं बहुत ही मजेदार होने वाला है। मैथ्स जैसा है लेकिन मैथ्स नहीं है। यस, उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, दैट इज ये हो गया 50 मार्क्स का। इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, ये भी एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे, वही डिमांड सप्लाई, नेशनल इनकम, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी, और थोड़ा बहुत आप पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में। ये भी होगा दोस्तों 50 मार्क्स का। फिर करंट अफेयर्स के बारे में, दैट इज वो 20 मार्क्स का रहेगा दोस्तों, और इसके साथ साथ ही आपका वो 30 मार्क्स का वाइवा वोज होगा। करंट अफेयर्स के अंतर्गत आपको कुछ समिट्स के बारे में, कुछ बुक्स, अच्छे ऑथर्स, अच्छे क्रिकेटर्स, अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन, अच्छे सेलिब्रिटीज, इनके बारे में पता चलेगा, और वाइवा वोज भी होगा। इन सभी चीजों की तैयारियां दोस्तों नाटक क्लासेस आपके लिए करवाएगा और आपको बहुत अच्छे से इन चीजों के लिए प्रिपेयर करेगा। सो आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको बस पूरी मेहनत करनी है कि ये जो 200 मार्क्स का हमारे सामने जो 4 पेपर्स है, इसे हम बहुत अच्छे से क्लियर कर सके। कोशिश ये रखें कि 200 में से हम 190 प्लस का टारगेट रखें, जो कि बहुत ही इजी है गाइस। तो टोटली आपका एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है ये पेपर, और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं इसके लिए आपको मिलेगी हमारी प्रैक्टिस बुक्स, प्लस आपको मिलेगा हमारा प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स। यस, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स होंगे आपके। हमने पूरा का पूरा कोशिश किया है कि 60 to 70 आपके टेस्ट लिए जाएंगे, और साथ ही साथ आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू भी दिए जाएंगे। तो ये दोनों चीजें आपको मिलेंगी गाइस, इसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहिए, बहुत अच्छे से तैयारियां होगी, और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे 190 प्लस ला करके ही दिखाएं, जो कि बहुत आराम से हो सकता है। सो ये सब बातें थी दोस्तों, दैट इज अबाउट दी सीएस एज अ कोर्स के बारे में। और अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना प्यारा सा छोटा सा सब्जेक्ट, दैट इज अबाउट द लीगल एप्टीट्यूड, और उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे लॉ का इंट्रोडक्शन। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं हम लॉ के बारे में। तो अभी हम नन्हे मुन्ने बच्चे, और ये सब्जेक्ट हमने कभी सुना नहीं था, अब वही सब्जेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। और नाम क्या है दोस्तों इस सब्जेक्ट का? बहुत ही प्यारा सा नाम है, दैट इज नोन एज लॉ। तो ये जो सब्जेक्ट है दोस्तों अपन स्टार्ट करेंगे, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही छोटा सा सब्जेक्ट है, ठीक है, असामाजिक, अपरिचित, एकदम अविष्कर्मी सब्जेक्ट आपके बीच में। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, अपनी जो भी टोटल क्लास होगी दोस्तों वो होने वाली है पूरी की पूरी इंटरैक्टिव क्लास, ठीक है। डोंट मेक मी फील लाइक बाबा आए हैं, बाबा ने भक्तगणों को प्रवचन दिया, वो भी ऑनलाइन वाला, और फिर उसके बाद भक्तगणों ने प्रसाद लिया अपने घर पर और वहां पर चले गए। तो ऐसा नहीं करना है, यू नीड टू पार्टिसिपेट विथ मी। मैं आपसे जो जो पूछूंगा वो अपन आपको बताना पड़ेगा, और हाँ, बहुत इंटरैक्टिव तरीके से बातचीत करते करते खत्म करना है। ये सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा स्ट्रेस पे नहीं लेना, बहुत मजा आएगा, दैट आई कैन अश्योर यू। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो अब मेरे सामने ये सब्जेक्ट है, नाम है इसका लॉ। मैं आपसे बस जानना चाहूंगा व्हाट डू यू मीन बाय लॉ। ये लॉ नामक आपने शायद शब्द सुना होगा, क्या कोई मुझे बता सकता है व्हाट डू यू मीन बाय लॉ? बोलो दोस्तों। वाह, कानून। कानून जिसके हाथ बहुत लंबे होते हैं, और कानून वही जो अंधा भी होता है। वेरी गुड। अगर हम बात करें लॉ का मतलब होता है कानून, मतलब हिंदी में हम लॉ को क्या बोलते हैं दोस्तों? कानून। अब मेरा आपसे दूसरा सवाल है, ये जो कानून है, ये कानून को अगर थोड़ा डिफाइन करना हो, थोड़ा अच्छे तरीके से डिफाइन करना हो, तो आप क्या बोल सकते हैं? और अच्छे तरीके से डिफाइन करना हो, कानून तो बहुत अच्छा शब्द है, और कुछ? अरे वेरी गुड, नमो। नमो का कहना है सर इट मींस सेट ऑफ रूल्स। वेरी गुड सर। सेट ऑफ रूल्स जो होते हैं, सेट ऑफ रेगुलेशंस जो होते हैं, इन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम क्या कहते हैं? लॉ। तो मेरा आपसे सवाल है छोटा सा, आप नाहटा क्लासेस में पढ़ने आए हैं, क्या नाहटा क्लासेस में पढ़ने के अपने खुद के कुछ रूल्स हैं क्या? हाँ। क्या रेगुलेशंस हैं?
हाँ, टाइम पे क्लास पे आना है, टाइम पे क्लास से जाना है, होमवर्क दिया है तो वो पूरा करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, आज आप नाटक क्लासेस में पढ़ने आए हैं तो नाटक क्लासेस के अपने खुद के भी कुछ क्या है दोस्तों, लॉ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो लॉ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि नाटक क्लासेस में हैं, क्या आप इसे नाहटा लॉ बोल सकते हैं क्या? बोलिए। नहीं बोल सकते। वेरी गुड। मतलब क्या आप ये बोलना चाहते सर, रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर हम सिर्फ उसे लॉ बोलेंगे तो ये तो नाहटा लॉ हो जाएगा, और नाहटा लॉ तो हम बोल ही नहीं सकते। तो इसका मतलब है सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस लॉ नहीं होते हैं। तो लॉ का बेसिक मतलब क्या होता है? तो लॉ का बेसिक मतलब होता है इट मींस सेट ऑफ एक्ट्स। क्या होता है दोस्तों? सेट ऑफ एक्ट्स। एक्ट्स का मतलब सुना होगा दोस्तों, अगर हम बात करें, आपने सुना होगा कंपनीज एक्ट, आपने सुना होगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो ये जो अलग अलग प्रकार के आप एक्ट सुनते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं बेटा? उन पूरे सेट को अगर आप पूरे के पूरे उसे सेट बना दें, उस एक्ट के सेट को अपन क्या नाम देंगे दोस्तों? लॉ। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय लॉ, तो आपको बोलना है इट मींस सेट ऑफ एक्ट्स। अच्छा, तो सर फिर एक्ट क्या होता होगा? एक्ट का मतलब होता है दोस्तों सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। यस, ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आपने बोला था ना, तो एक्ट का मतलब अगर हम बात करें तो इट मींस सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। और कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस? विच आर पास्ड बाय बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। क्या बोला दोस्तों मैंने? विच आर पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट पता है क्या? सांसद भवन। अरे पता है आपको, मुंबई में है। बोलो हाँ। नो, वेरी गुड। दिल्ली में आपको पता होगा, वहां पे वही जहां पे बेटा चप्पल जूते उतार करके कभी भी मारा जा सकता है एक दूसरे को, तो वो जो बेटा वो है उसे अपन क्या बोलते हैं? सांसद भवन। वहां पार्लियामेंट के अंतर्गत दो हाउसेज होते हैं। क्या आप बता सकते हैं कौन से दो हाउसेज होते हैं? अरे वेरी गुड, वेरी गुड। मैं उम्मीद कर रहा था शायद कोई बच्चा बोल देगा बीजेपी और कांग्रेस, तो बेटा वो नहीं, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा। क्या बात है, सब पढ़े लिखे बच्चे इस बार आए हैं। तो अगर हम बात करें पार्लियामेंट के अंदर दो घर होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। उस लोकसभा और राज्यसभा में हमारे द्वारा रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज किया जाता है, और वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कुछ रूल्स बनाते हैं। उन रूल्स को हम एक्ट बोलते हैं। उन रूल्स को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? एक्ट बोलते हैं। और जब बहुत सारे एक्ट एक साथ आ जाते हैं तो हम उसे लॉ बोलते हैं। जब बहुत सारे एक्ट एक साथ आ जाते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? लॉ बोलते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आई? पक्का? अच्छे से एक और बात समझे इसी बात को। तो मैंने आपको क्या समझाया? मैंने आपको समझाया लॉ। लॉ का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो लॉ का मतलब होता है सेट ऑफ एक्ट्स। ओके, तो एक्ट का मतलब क्या होता है? एक्ट का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आर पास्ड बाय बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के द्वारा जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन पास हो जाते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? एक्ट। और एक्ट के सेट को क्या बोलते हैं दोस्तों? लॉ। गेटिंग अप माय पॉइंट दोस्तों? फिक्स है? इसी को थोड़ा सा अगर अपन डायग्रामेटिकली देखें तो क्या होगा? बहुत ही सारे छोटे 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 ये क्या है दोस्तों? रूल्स हैं। इन रूल्स को एक डब्बे में डालो तो ये क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। और ऐसे ही बहुत सारे एक्ट होंगे, ऐसे ही बहुत सारे एक्ट होंगे, ऐसे ही बहुत सारे एक्ट होंगे। जब इन एक्ट को आप एक बड़े से डब्बे में डाल दो तो ये जो बड़ा सा डब्बा आपने देखा, इस बड़े से डब्बे को अपन क्या नाम दे सकते हैं दोस्तों? लॉ। क्या आपको ये बात समझ में आई? पक्का? अच्छे से? कोई भी डाउट तो नहीं? फिक्स है? चलो एक बार बेटा कैमराज ऑन कर लो ना, अच्छा लगता है आप लोग को देख करके। कैमरेज ऑन कर लो। चलो, थैंक यू सो मच। आइए, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए, अब बड़ा सवाल है, सर अगर हमें लॉ पढ़ना होता तो हम एलएलबी कर लेते, एलएलएम कर लेते। अगर हम बात करें, आज हम आए हैं प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक सीए सीएस करने के लिए, तो सर हमें क्या फिर भी लॉ पढ़ा रहे हो? सर हमें तो एलएलबी करना होता, लॉ पढ़ना होता तो एलएलबी कर लेते। हमें ये लॉ वगैरह नहीं पढ़ना था, तभी तो हम इन प्रोफेशनल कोर्सेज में आए। आखिर सर हम ये लॉ क्यों पढ़े? अरे आपके अंदर ये सवाल होना चाहिए बेटा।
हमेशा सवाल होना चाहिए। कोई भी काम करने से पहले सबसे पहले ये सवाल पूछो, आखिर क्यों, आखिर लॉ पढ़ना जरूरी क्यों है। तो आपको ये जानना जरूरी होगा दोस्तों कि ये लॉ पढ़ना जरूरी क्यों है। इसके लिए मैं लूंगा आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल। आइए मान करके चलते हैं दोस्तों, हम यहां पर फिजिकल क्लास में बैठे, मेरे सामने पूरी क्लास है, फिजिकल क्लास में आप लोग बैठे हुए हैं मेरे सामने, और मान लीजिए मेरे सामने है पहले कुणाल, ओके मेरे सामने है कुणाल, मान लीजिए कुणाल के साथ फॉर एग्जांपल एक और है मिस्टर अक्षय, ठीक है, और एक है फॉर एग्जांपल मिस्टर प्रताप। चलिए आइए, ठीक है, तो मिस्टर कुणाल है, मिस्टर अक्षय है, मिस्टर प्रताप है, ठीक है, कुल मिलाकर के 3 दोस्त हैं बेटा, और ये तीनों दोस्त आज कोचिंग में आए हैं। वैसे तो ये तीनों एक दूसरे को जानते नहीं थे, लेकिन आज क्या कोचिंग में आए, तीनों को ऐसा लगा बचपन में मेले में बिछड़े थे और आज जाकर के मिले हैं। तीनों को ऐसा लग रहा है भाई तीनों की एकदम से दोस्ती बहुत ज्यादा हो गई। पहले इकोनॉमिक्स की क्लास हुई, बाद में लॉ की क्लास हुई, अब इसके बाद आगे आपकी और भी मैथ्स और बाकी अकाउंट्स की क्लास है फॉर एग्जाम्पल। अब मान लीजिए बीच में मिला एक बड़ा सा ब्रेक, कुणाल के मन में आया भाई आज अपन लोगों की अच्छी खासी दोस्ती हुई है, आज क्यों ना दोस्ती के बनने पर जश्न मनाया जाए, आज जश्न मनाया जाएगा, आज बाहर स्नैक्स खाए जाएंगे, आज बोतलें खोली जाएगी पानी की, बेटा पानी की, वेरी गुड, आज बोतलें खोली जाएगी, छिछोरो पानी की बोतलें खोली जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है कुणाल ने निकाली अपनी गाड़ी, पीछे बैठाया अक्षय को, उसके पीछे बैठाया प्रताप को, और गाड़ी लेकर के निकल गए हैं। गाड़ी लेकर के निकले जैसे ही तो सड़क पे सिग्नल पे जैसे ही पहुंचे, वहां से व्हाइट यूनिफॉर्म में एक अंकल निकल के आए, सीटी बजाए, थांबा थांबा थांबा, बेटा लाओ इधर आओ, साइड में आओ, साइड में आओ, ठीक है, कहां घूम रहे हो, चलो चलो साइड में आओ, इधर साइड में आओ। अब मान लीजिए कुणाल को क्या किया गया, कुणाल को रोका गया और कुणाल को बोला गया कि भाई अब आप साइड में आइए, ठीक है। कुणाल उतरा, अजय भी उतरा, प्रताप भी उतरा। कुणाल बोलता है तुम दोनों रुको, मैं डील करके आऊंगा, ठीक है भाई। कुणाल गया, कुणाल ने बोला अंकल गाड़ी कैसे रोकी आपने, बोले एक गाड़ी में 3 लोग बैठ के जा रहे हो। कुणाल बोला तो एक गाड़ी में 3 लोग बैठ के जा रहे हो, तो गाड़ी मेरी है, गाड़ी मेरे पापा ने दिलाई है, मेरी गाड़ी है, मेरे पापा ने दिलाई है। वो तो एक और चौथा भी दोस्त था संदीप, वो तो आज कोचिंग में आया नहीं, अगर वो भी होता तो 4 लोग बैठ के जाते हैं, आपकी गाड़ी थोड़ी ना, आप रोकने वाले कौन है। और एक काम करे साइड हटिए, गाड़ी की चाबी लौटाइए, हमें जाना है पार्टी करने के लिए। अब वो पुलिस वाले को आ रहा है गुस्सा, वो बोले बेटा तुमने गलत काम किया, बोले कुछ गलत सही नहीं समझता सर, हमको गाड़ी की चाबी मांगता, पार्टी करने जा रहे हैं, नेक्स्ट बैच का भी समय हो रहा है। अब कुणाल इतनी बहस कर रहा था, पुलिस वाले को आया गुस्सा, पकड़ा कुणाल को और घसीट के कहां लेके जा रहे बेटा, जेल। जैसे ही जेल ले जाने की बात आई वैसे ही कुणाल डर गया, बोले सर 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 माफी माफी माफी, क्या हो गया क्या हो गया। बोले तुम्हें इतनी देर से समझा रहे कि तुम लोग 3 लोग गाड़ी में बैठ करके गए हो, और जब 3 लोग ऐसे गाड़ी में बैठ करके जाते हैं तो वो गलत माना जाता है, और अब तुम्हें फाइन देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा दोस्तों, फाइन देना पड़ेगा 1000 रुपीज का। कुणाल ने जैसे ही सोचा भाई जेल जाना है, अब फाइन देना है, कुणाल ने बोला सर 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 आपको सच सच बताऊं, मुझे नहीं पता था कि एक गाड़ी में 3 लोग बैठ के जाते तो गलत होता है। ऐसा कुणाल बोल रहा है पुलिस वाले को कि एक गाड़ी में 3 लोग बैठ के जाते ही गलत होता है, सर मुझे नहीं पता था, मम्मी कसम, मम्मी कसम सर देख लो आप, मम्मी कसम मुझे नहीं पता था। अब आप मुझे बताइए, लड़का एकदम संस्कारी है, मम्मी की कसम खा रहा है, झूठी भी नहीं खाएगा, और अब वो बोल रहा है कि भाई उन्हें नहीं पता था कि 3 लोग एक ही गाड़ी में और बैठ करके जाते तो कानूनन अपराध माना जाता है। अब मेरा आपसे पूछना बस इतना सा है कि क्या इन्हें 1000 रुपए देने पड़ेंगे कि इन्हें छोड़ दिया जाएगा, बताइए। 1000 रुपए देने पड़ेंगे कि छोड़ दिया जाएगा, बोलो। देने पड़ेंगे। और कोई कौन का बोलना चाहता है बेटा, इतने सारे बच्चे हैं, बोलो चेतना, देने पड़ेंगे कि नहीं देने पड़े, देने पड़ेंगे, वेरी गुड। अंशिका देने पड़ेंगे कि नहीं देने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे, वेरी गुड। डॉली देने पड़ेंगे नहीं देने पड़ेंगे, वेरी गुड, सारे के सारे बच्चे। और अभी अभी प्रज्ञा, प्रज्ञा आप अभी शायद मिड से आई है ना,
ओके बेटा, आपको सब समझ में आएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। मैं लॉ का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, आपको सब समझ में आएगा। तो चलिए आइए, तो अगर हम बात करते हैं, सभी के सभी बच्चों का कहना है सर आपको पैसा देना ही पड़ेगा, मतलब जो कुणाल है उसे पैसा किसी भी हाल में देना पड़ेगा। अब मेरा आपसे दूसरा सवाल यह है कि भाई कुणाल तो ये बोल रहा था मम्मी कसम मुझे नहीं पता, और वाकई में कुणाल को नहीं पता था, फिर भी उसे 1000 रुपीज देने पड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इन्हें अगर लॉ की जानकारी हो या लॉ की जानकारी ना हो, इन्हें सजा मिलेगी। क्या बोला मैंने? इन्हें लॉ की जानकारी हो या इन्हें लॉ की जानकारी ना हो, इन्हें फिर भी सजा मिलेगी, क्योंकि लॉ मेकर ने एक बहुत बड़ी बात लिख दी है। लॉ मेकर बोलता है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। इंग्लिश बोला मैंने, सुने कि नहीं इंग्लिश बेटा? आइए, इग्नोरेंस ऑफ लॉ, क्या बोल दिया? इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। आप लॉ नहीं जानते, आप लॉ नहीं समझते, यह आपकी गलती है, और कल के दिन अगर आपने गलती से भी लॉ तोड़ा ना, सजा मिलेगी। डरो मत, डरो मत, मैं हूं ना, मैं पैदा इसलिए हुआ बेटा ताकि मैं आपको लॉ पढ़ा सकूं, तो आप टेंशन मत लीजिए, लॉ मैं आपको पूरा पढ़ा करके ही रहूंगा, तो आपको कभी सजा नहीं होगी। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? पक्का? अच्छे तरीके से? तो ऑब्वियस सी बात है, अपन एक चीज समझ ली बहुत अच्छे से कि भाई इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। अगर आपने लॉ को तोड़ा तो आपको माफ नहीं किया जाएगा, और इसीलिए हमें लॉ को पढ़ना, लॉ को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी डाउट दोस्तों इसमें? फिक्स है? पक्का? चलो अब ध्यान से समझेंगे दोस्तों। एक और चीज, अब सर ऐसे में तो अगर हमें लॉ के बारे में वाकई में नहीं पता होगा और ऐसे ही अगर सजा मिलने लग गई, ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा सर, हमें ये बिल्कुल पसंद नहीं आई, ये बात बिल्कुल बिल्कुल पसंद नहीं आई ये बात। अगर अब देखा जाए कि भाई आपको ये बात पसंद नहीं आई, लेकिन आपको एक चीज समझनी पड़ेगी दोस्तों, अगर ये लाइन लिखी नहीं होती कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, तो आपके साथ ही बहुत दिक्कत हो जाती। पता है कैसे? ये क्या है मेरे हाथ में, पता है आपको बेटा? ये है चाकू। क्या है दोस्तों? चाकू। और मुझे एक इंसान को मारना था, वो रहा ये इंसान, मैंने लेकर के इसको चाकू मार दिया, भागा भी नहीं बेटा, मैं कहां तक भागूंगा? देख रहे हो ना मेरे को, मैं कहां तक भागूंगा? तो इसीलिए मैंने क्या किया, मैं भागा भी नहीं, मैं बस वहीं पर ही खड़ा रहा। पुलिस वाले आए दौड़ते दौड़ते, तुमने इसको मारा? मैंने कहा हाँ सर मारा। बोले इसको तुमने मारा है, अब तुम्हें सजा होगी। मैंने कहा किस बात की सजा? बोले तुमने इसको मारा। मैंने कहा सर चाकू से रोज सब्जी काटता हूं, कभी सजा नहीं हुई। रोज मच्छर को मारता हूं, कभी सजा नहीं हुई। इंसान को मारा, सजा होती है, ये मुझे पता नहीं था। मम्मी कसम। क्या बोला बेटा? मम्मी कसम मुझे पता नहीं था, सर मुझे माफ कर दो, कल से मैं चाकू से कुछ भी नहीं काटूंगा। आप मुझे बताइए, अगर ऐसे माफी मिलने लग गई तो हर कोई एक आध मर्डर, हर कोई एक आध दो बार चोरी, हर कोई एक आध दो बार डकैती, ये सब करके मम्मी कसम खाएगा और बचता चला जाएगा। और जब ऐसा होने लग जाएगा तो क्या इस देश में सुख, शांति, समृद्धि क्या रहेगी कि नहीं रहेगी बेटा? बिल्कुल नहीं रहेगी। तो इसीलिए इस देश में सुख रहे, शांति रहे, समृद्धि रहे, इसीलिए बोल दिया गया है कि आपको लॉ भले ही ना पता हो, आपको भले ही लॉ नहीं समझता हो, फिर भी आपको सजा होगी, बिकॉज इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। क्या बोलते? समझ में आया दोस्तों? पक्का? अच्छे तरीके से? चलो दोस्तों, तो अपन ने क्या समझा, वापस से रिवाइज करते हैं। अपन ने समझा लॉ, लॉ का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ एक्ट। एक्ट का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आर पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। कोई भी डाउट? इसके बाद हमने समझा भाई लॉ जानना जरूरी है। हां साहब जानना जरूरी है, क्योंकि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। पक्का? चलो लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, ठीक है, ध्यान से समझेंगे, और फिर कल हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट सा हमारा चैप्टर। ठीक है, आज कुछ बच्चे नहीं आए, उनके मैसेजेस आ गए थे, तो कल हम और स्टार्ट करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, चलिए आइए, आज के लिए ये लास्ट कंसेप्ट है, टाइप्स ऑफ लॉ। 3 प्रकार के मेनली दोस्तों लॉ होते हैं। ठीक है, एक होता है जिसे अपन बोलते हैं सिविल लॉ, एक होता है जिसे बोलते हैं क्रिमिनल लॉ, और एक होता है दोस्तों जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल लॉ। 3 लॉ होते हैं, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ 2 कंट्रीज के बीच का लॉ। आज समझ लो ना, चाइना वर्सेस इंडिया इतना चल रहा है, ठीक है, तो 2 कंट्रीज के बीच में लड़ाई झगड़ा कुछ हो जाए, 2 कंट्रीज के बीच में कुछ चीज हो जाए, तो उसके लिए कोई लॉ बनेगा, तो दैट इज नोन एज इंटरनेशनल लॉ। आज आपके 59 एप्स को बैन कर दिया गया इंडिया से, पता है कि नहीं बेटा? आपको तो पता ही होगा, क्योंकि आपका द मोस्ट फेवरेट ऐप भी इसमें से गया है। कौन सा था मोस्ट फेवरेट? टिकटॉक।
वेरी गुड बेटा। तो टिकटॉक भी आपका इसमें से गया, तो आपको कितना दुख हुआ मुझे पता है, बहुत सारे बच्चे ने चूड़ियां तोड़ तोड़ करके रोए हैं बेटा टिकटॉक के जाने पर। तो 59 एप्स क्या हुए दोस्तों, बैन हुए हैं। इस 59 एप्स के बैन हुए तो ये किसकी वजह से हुए, कैसे हुए, बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। समझ में आया पक्का। दूसरा होता है क्रिमिनल लॉ, नाम से ही समझ में आ रहा है, क्राइम रिलेटेड बेटा। कभी सुना होगा आपने क्राइम पेट्रोल, सुना है बेटा, सावधान इंडिया, डायल 100, सन्नाटे को चीरती हुई आई सनसनी, अरे देखा है क्या ये सभी। तो ये सारे एपिसोड्स आपने देखे होंगे, सबके अंतर्गत किसी ना किसी का मर्डर हो रहा है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को मारा पीटा जा रहा है, और इसके अंतर्गत किसी को उम्र कैद होती है, किसी को फांसी होती है, किसी को जेल में डाला जाता है। ये सब कैसे हो रहा है, ये सब हो रहा है बिकॉज वहां पर क्रिमिनल लॉ है। कौन सा लॉ वर्क करता है, क्रिमिनल लॉ। और क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत होंगे क्या, क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत बहुत सारे एक्ट्स होंगे, और एक्ट्स के अंतर्गत बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। आया कि नहीं आया पक्का, अच्छा ओके। फिर उसके बाद आता है सिविल लॉ, और आपको सच बताऊं ना हमें इंटरनेशनल लॉ पढ़ना है ना हमें क्रिमिनल लॉ पढ़ना है। तो सर हमें क्या पढ़ना है, हमें सिर्फ सिविल लॉ पढ़ना है। मतलब हमें ना तो इंटरनेशनल लॉ पढ़ना है अभी, ना तो क्रिमिनल लॉ पढ़ना है, हमें सिर्फ क्या पढ़ना है दोस्तों, सिविल लॉ। क्योंकि सिविल का मतलब होता है रोजमर्रा की जिंदगी। आज आप मुझे बताइए, आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि पुलिस वाले सिविलियन की ड्रेस में घूम रहे हैं। तो सिविलियन मतलब आम मर्रा की जिंदगी। तो रोजमर्रा की जिंदगी में मैं क्या करता हूं, तो मैं करता हूं बिजनेस। तो सिविल लॉ के अंतर्गत एक पार्ट होता है जिसे अपन बोलते हैं बिजनेस लॉ। कौन सा लॉ दोस्तों, बिजनेस लॉ। और यही है बिजनेस लॉ जो हमें पढ़ना है। मतलब इस बिजनेस लॉ के अंतर्गत क्या होंगे, एक्ट्स होंगे। क्या होंगे दोस्तों, एक्ट्स होंगे। एक्ट्स लाइक होंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एक्ट लाइक होंगे कंपनीज एक्ट, एक्ट लाइक होंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के बहुत सारे एक्ट होंगे जो एक्ट हमें पढ़ना पड़ेगा, और इन्हीं एक्ट के अंतर्गत हम सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को अंदर समझेंगे। क्या आपको ये बात समझ में आई दोस्तों, पक्का अच्छे से। तो सर हम क्या करेंगे, हम चालू करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट जिसका नाम रहेगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कब आया बेटा, 1872। अभी आपका चौथा जन्म है बेटा। जब 1872 से आज अगर कैलकुलेट करेंगे आपका चौथा जन्म हो चुका है, ठीक है। तो 1872 इतना पुराना एक्ट हम पढ़ेंगे, और ये एक्ट जो रहेगा ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट माना जाता है। तो अपन ने स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत इंडियन का मतलब होता है इट अप्लाइज टू होल इंडिया। 1872 का मतलब होता है 1 सितंबर 1872। ओके, एक्ट का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस, और रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे, विच आर पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। क्या यहां तक के सारी चीजें समझ में आई आपको दोस्तों, पक्का। चलो अब आ रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर, एंड दैट कंसेप्ट इज नोन एज व्हाट दोस्तों, दैट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। चलो तो बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के। चलिए ध्यान से समझेंगे। ओके चलो सो दोस्तों अपन सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, और ध्यान से समझेंगे वो वर्ड क्या है दोस्तों, वो वर्ड है कॉन्ट्रैक्ट। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट। इसको समझाने के लिए मैं आपको लेकर के चलता हूं मेरी पुरानी कुछ कहानियों की तरफ। जब मैं भी छोटा छोटा बच्चा हुआ करता था, कक्षा 12वीं पढ़ता था, ठीक है बेटा। आप जैसे बच्चों को तो मैं अपने सामने देख पा रहा हूं, बहुत ही पढ़े लिखे बच्चे दिख रहे हैं। किसी के 90 आए होंगे, किसी के 95, किसी के 96, किसी के 88। इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं बेटा। मेरी बात करूं तो अपने आते थे ओनली एंड ओनली 33। कितने मार्क्स आते थे बेटा, 33% आते थे, ठीक है। हमेशा मैं क्या करता था, मैं जाता था पापा के पास, और पापा के पास रिपोर्ट कार्ड लेके जाता था। क्वार्टरली में भी 33 आए थे अपने, हाफ ईयरली में भी 33 आए अपने, प्री बोर्ड में भी 33 आए। अब प्री बोर्ड का जैसी रिजल्ट लेकर के क्या उसमें लिखा था 33, उसके बाद फिर टोटल और परसेंटेज भी 33। पापा ने जैसे ऐसा देखा, पापा बोले भाई ये क्या है। मैंने कहा पापा मार्क्स हैं, कितने अच्छे अच्छे मार्क्स हैं।
पापा बोले ये 33 कोई मार्क्स होते हैं क्या, ये ऐसे कोई मार्क्स लेकर के आता है, जाओ मैं साइन नहीं करूंगा। मैं कहा नहीं नहीं पापा प्लीज 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 आप साइन कर दीजिए। पापा बोले मैं साइन नहीं करने वाला, इतना खराब परफॉर्मेंस, मैं बिल्कुल भी साइन नहीं करूंगा। मैंने कहा कैसी बात कर रहे हो, परफॉर्मेंस कितना अच्छा है। पापा बोले भाई काहे का अच्छा है, मुझे तो 90s में मार्क्स चाहिए, मुझे तो 95 में मार्क्स चाहिए, तुम 33 लेकर के आते हो, नहीं मैं साइन नहीं करूंगा। मैंने कहा पापा प्लीज 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 साइन कर दो। पापा बोले ठीक है, मैं साइन सिर्फ तब करूंगा जब तुम वादा करो कि तुम 88% लेकर के आओगे। कितने लेकर के आओगे, 88%। मैंने खुद ही रिपोर्ट कार्ड ले लिया बेटा। मतलब नहीं ना, लड़का 33 लेकर के जैसे तैसे आ रहा है, आप उसको डायरेक्टली बोल दो 88 लाने के लिए, तो ला पाएगा क्या, आंसर इज नो। लेकिन मेरे को याद आया कि मैम जो है वो क्लास के बाहर निकालेगी, उल्टा मुर्गा भी बनाएगी, तो इसीलिए मैंने बोला पापा प्लीज आप कर दो। पापा बोले नहीं, पहले क्या कर, तू 88% लाएगा, बोल हाँ। मैंने कहा चलो ठीक है पापा, मैं 88% लाऊंगा, प्रॉमिस। क्या बोला मैंने, मैं 88% लाऊंगा, क्या प्रॉमिस। मतलब अगर आप इस बात को थोड़ा अच्छे से देखें तो हुआ क्या दोस्तों, हुआ ये कि पापा ने मुझे दिया एक ऑफर। क्या दिया दोस्तों, मुझे एक ऑफर, और उस ऑफर को मैंने किया एक्सेप्ट। उस ऑफर को मैंने क्या किया दोस्तों, एक्सेप्ट। तो तब जाकर के क्या बनी दोस्तों, प्रॉमिस। क्या बनी दोस्तों, प्रॉमिस। मतलब ऑफर के साथ जब एक्सेप्टेंस आता है तो क्या बन जाता है दोस्तों, प्रॉमिस। जैसे पापा ने बोला 88% लाएगा, मैंने बोला हाँ लेकर के आऊंगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या बन गई दोस्तों, अपने आप ही प्रॉमिस। ठीक है भाई, पापा ने बोला चलो लड़का संस्कारी है, लड़का मान गया है, चलो प्रॉमिस कर लिया, कसम खा लिया। पापा ने रिपोर्ट कार्ड पे क्या कर दिया, साइन कर दिया। पापा रिपोर्ट कार्ड पे साइन कर रहे थे, और फिर मैंने पापा से एक चीज बोला। मैंने कहा पापा एक चीज ये बताओ, अगर मैं 88% ले भी आया तो क्या होगा, मतलब कुछ होने वाला तो है नहीं। आज तक मैं 10 से 11, 11 से 12 यहां तक पहुंच गया, 33 लाते हुए पहुंचा। अच्छा वो 90s वाला जो लाता वो भी मेरे बाजू में ही बैठता है, रोज मैं उसको मारता हूं, उसके ऊपर बैठ जाता हूं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ इज्जत भी अलग से मिलती नहीं है। मैंने प्रिंसिपल सर से भी कंफर्म किया, फीस में भी कोई कंसेशन नहीं है पापा। तो अगर मैं 90s लाऊं, 88 लाऊं, तो आखिर इससे फायदा क्या होगा। पापा बोले भाई देख ऐसा है कि हर समाज में होते वो 4 लोग, अरे वो होते हैं ना सोसाइटी में 4 लोग हैं क्या आपकी सोसाइटी में, ये जो पूछते रहते हैं, और अभी तो रिजल्ट भी आया, बहुत फोन कॉल्स आए होंगे उन 4 लोगों के, उन 4 रिश्तेदारों के। तो पापा बोले भाई वो जो 4 रिश्तेदार हैं, वो 4 रिश्तेदार, वो जो 4 लोग हैं, वो मुझसे हमेशा पूछते हैं, वो हमेशा प्रतीक सर के बारे में पूछते हैं। प्रतीक नाटा सर इज ऑल्सो देयर, जो कि आपको पढ़ाएंगे। तो प्रतीक सर जो हैं उनसे पूछते हैं, मतलब वो एकदम वो एलियन कैटेगरी के बेटा, मतलब वो 99, 98 ऐसे मार्क्स लाने वाले हैं, ठीक है। तो अब वो ऐसे हैं, तो बोले भाई जब भी कोई मुझसे पूछता है, वो भी ऑल इंडिया रैंकर है, ठीक है, सीए में भी ऑल इंडिया रैंकर है, प्लस सीएस प्रोफेशनल का उनका एग्जाम अभी है, मतलब ड्यू है, वो दे नहीं रहे, वो बात अलग है, नहीं तो उसमें भी एआईआर ले आते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है। तो कहीं ना कहीं क्या है दोस्तों की, कहीं ना कहीं अब बोलते हैं कि भाई प्रतीक सर की बात की जाए, कोई भी मुझसे सोसाइटी में पूछता है भाई प्रतीक सर कैसा कर रहे हैं, प्रतीक कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, तो मुझे बड़ा खुश होता हूं। लेकिन जैसे ही कोई बोलता है अचिन कैसा पढ़ाई कर रहा है, अचिन के मार्क्स कैसे आ रहे हैं, मैं दुखी हो जाता हूं। मैंने कहा अच्छा, तो इस सोसाइटी के 4 लोग हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। मैंने कहा अगर मैं अच्छे मार्क्स लेकर के आऊंगा तो वो सोसाइटी के 4 लोगों के सामने आपका सीना चौड़ा होगा, आप एकदम फक्र से घूमोगे। मैंने कहा सोसाइटी के 4 लोग मेरे तो मुंह ही नहीं लगते हैं। तो पापा ऑन दैट बेसिस मुझे तो कोई टेंशन ही नहीं है, मतलब मैं मेहनत करूं और इज्जत आपकी बढ़े, व्हाट अबाउट मी, अपन को भी तो कुछ चाहिए ना। तो मैंने कहा पापा चलो डन, मैंने बोला मैं 88 लाऊंगा तो मैं ले आऊंगा, लेकिन बदले में मुझे भी आपसे कुछ चाहिए है। सिंपल सा कंसेप्ट है, आपने मुझसे मांगा है, ये आपका फायदा हो रहा है, मुझे भी कुछ चाहिए। पापा बोले भाई तेरे को क्या चाहिए। मैंने कहा बच्चे की छोटी सी ख्वाहिश, एक है आई और एक है आर। आई स्टैंड्स फॉर आईफोन, आई स्टैंड्स फॉर आईपैड, आई स्टैंड्स फॉर आई मैकबुक, और आर स्टैंड्स फॉर क्या साइकिल में घुमाते हो पापा, रॉयल एनफील्ड बाइक। छोटा बच्चा, छोटी इच्छाएं ओनली। मैंने कहा भाई मुझे आईफोन चाहिए, आईपैड चाहिए, आईमैक चाहिए, और मुझे रॉयल एनफील्ड बाइक चाहिए। मैं 88 लाऊंगा, आप भी कसम खाओ, आप भी क्या करो, कसम खाओ कि आप भी मुझे ये चीज दिलाओगे। आप भी अगर कसम खाते हो कि भाई मैं 88 लाऊंगा, और आप भी कसम खाते हो कि आप मुझे ये चीज दिलाओगे, तो पक्का करो, डन करो, मैं आपके लिए लाने को तैयार हूं। पापा बोले चल डन, मैं भी कसम खाता हूं, मैं तेरे को ये आईफोन, आईमैक, आईपॉड जो बोला भाई वो सब दिला दूंगा तेरे को। मैंने कहा ऐसे नहीं चलेगा, अग्रीमेंट करो। क्या करो दोस्तों, अग्रीमेंट करो। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जब भी कोई प्रॉमिस होती है, प्रॉमिस के साथ क्या जुड़ती है,
रेसिप्रोकल प्रॉमिस जुड़ती है तो क्या बन जाता है दोस्तों, वो अग्रीमेंट। मतलब ऑफर के साथ क्या जुड़ेगा, एक्सेप्टेंस, क्या बनेगा, प्रॉमिस, प्रॉमिस के साथ क्या जुड़ेगा, रेसिप्रोकल प्रॉमिस, तो क्या बनेगा दोस्तों, अग्रीमेंट। क्या आपको ये बात समझ में आई, पक्का? अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या हमें अग्रीमेंट बनाना है, क्या हमें अग्रीमेंट बनाना है कि कॉन्ट्रैक्ट बनाना है? उंगली से इशारा कर सकते बेटा, अग्रीमेंट बनाना है कि कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, बोलो। अग्रीमेंट की कॉन्ट्रैक्ट, वेरी गुड। दो तीन बच्चों ने, अरे वाह, सभी बच्चों ने बता दिया सर हमें तो कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। तो अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो अभी तक हम यहां पर पहुंचे अग्रीमेंट तक। अग्रीमेंट के साथ अगर एक और चीज जुड़ जाए, सर क्या जुड़ जाए, दैट इज नोन एज एनफोर्सेबल बाय लॉ। क्या जुड़ जाए दोस्तों, एनफोर्सेबल बाय लॉ। बोला जाता है भाई अग्रीमेंट के साथ अगर एनफोर्सेबल बाय लॉ जुड़ जाए तो वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोला दोस्तों, अग्रीमेंट के साथ क्या जुड़ जाए, एनफोर्सेबल बाय लॉ जुड़ जाए तो क्या बन जाता है दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब यह है कि अग्रीमेंट के साथ जुड़ना जरूरी है एनफोर्सेबल बाय लॉ का। एंड व्हाट डू यू मीन बाय एनफोर्सेबल बाय लॉ? एनफोर्सेबल बाय लॉ मीन्स इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। क्या बोला दोस्तों, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि सुनो सुनो गांव वालों, आपने भी मुझसे प्रॉमिस किया है, मैंने भी आपसे प्रॉमिस किया है। अगर आप प्रॉमिस पूरी नहीं करोगे तो मैं केस कर दूंगा, और मैं प्रॉमिस पूरी नहीं करूंगा तो आप केस कर सकते हो। अगर हमारे मन में यह बात है, अगर हमारे मन में यह बात है, जैसे हम बोलेंगे इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, और अगर हमारे मन में यह बात है तो इंटेंशन टू लीगल रिलेशनशिप है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है, मतलब इट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। एंड इफ इट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, दैट मींस वो क्या बन जाएगा दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट। क्या बन जाएगा दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या है कि भाई अग्रीमेंट के साथ एनफोर्सेबल बाय लॉ का होना जरूरी है। अब आप मुझे बताइए, ध्यान से समझना दोस्तों, ध्यान से समझना। मेरा रिजल्ट आ गया और एज यूजुअल अपन 33 के ऊपर पहुंच ही नहीं पाए बेटा, ठीक है। दुखी मन के साथ मान लीजिए मैं घर पे आया, ठीक है, 33 का रिपोर्ट कार्ड लेकर के। पापा ने जैसे ही देखा लड़का फिर से 33 लाया, मतलब मैंने कसम तोड़ी। अच्छा, आपको क्या लगता है, जैसे ही पापा ने देखा होगा कि मैं 33 लाया हूं, पापा ने पक्का फोन निकाल करके 100 कॉल किया होगा ना, इसको लेकर के जाओ, पुलिस वालों को बोला होगा ना, इसको लेकर के जाओ, इसने कसम तोड़ी है, बताओ हाँ या ना, जल्दी बोलो हाँ या ना। मुंडी हिलाओ बेटा, हाँ या ना, ऐसा कुछ तो बोलो, जल्दी बोलो हाँ या ना। नहीं नहीं नहीं, वेरी गुड। अच्छा, सेकंड मुझे ये बताओ, सुनना सुनना, सेकंड अपन ने क्या किया, 88% ले आया बेटा, कोई टेंशन की बात नहीं, 80 तो लाना था, ले आए, 88% ले आया। और मैं घर पहुंचा, घर पहुंच करके मैंने घर पे पापा को दिखाया, मैं कहा पापा देखो देखो, आपके लड़के ने आज वो कर दिखाया जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपका लड़का 88% ले आया है, अब जल्दी से निकालो आईफोन, आईपैड, आईमैक, रॉयल एनफील्ड बाइक, सब चाहिए चाहिए चाहिए। पापा बोले बेटा 2 मिनट रुक। मैंने कहा कुछ नहीं सुनना पापा, अभी सेल्फी डालना है, हैशटैग रिजल्ट आ गया 88%, ठीक है। तो मैंने कहा पापा ये सारा कुछ डालना है अभी स्टेटस, मुझे अभी के अभी चाहिए। पापा बोले बेटा 2 मिनट रुक, देयर इज अ प्रॉब्लम। मैं कहा क्या प्रॉब्लम है? पापा बोले देख बेटा, अभी 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 अपन ने क्या किया, अभी अभी अपन ने घर पे थोड़ा सा रिनोवेशन का काम करा है। मैंने कहा हाँ ये बात तो है, मेरा रूम छोड़ दो बाकी पूरा का पूरा घर जगमगा रहा है। फिर बोले बेटा अपन ने ऑफिस भी रिनोवेट किया। मैं कहा हाँ उसकी जरूरत थी। फिर बोले भैया की शादी की। मैंने कहा इसकी क्या जरूरत थी, मैं बैठा था, पहले मेरे को निपटा देते। तो पापा बोले भाई देख इन सभी चीजों में क्या हुआ, इन सभी चीजों में बहुत भयंकर खर्चा हो गया, और क्योंकि इन सभी चीजों में बहुत भयंकर खर्चा हो गया है तो पापा अभी तुम्हारी ये इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रहे, क्योंकि बेटा ये तुमने जो इच्छा रखी थी ये बच्चों वाली इच्छा नहीं थी, इसमें भी 3-4 लाख रुपए का खर्चा ये आईफोन, आईपैड, आईमैक में। बेटा पापा ये नहीं बोल रहे हैं कि नहीं दिलाएंगे, बस पापा ये बोल रहे हैं कि थोड़े दिनों बाद दिलाएंगे। अब आप मुझे बताइए क्या मुझे गुस्सा आ रहा है, बोलो हाँ ना, गुस्सा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बेटा इतनी मेहनत किया, मैं उठाऊंगा फोन बेटा और फोन में लगाऊंगा 100 और फोन करके बोलूंगा पापा को लेके जाओ। बोलो हाँ या ना, बोलो मेरी क्यूट सी शक्ल देख करके बताओ क्या मैंने ऐसा कुछ किया होगा क्या? आंसर इज नो। तो ऑब्वियस ही बात है दोस्तों, सभी बच्चे बोल रहे नहीं नहीं सर आप संस्कारी लग रहे हो शक्ल से। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो भाई मैंने पापा के लिए पुलिस में फोन नहीं किया, पापा ने मेरे केस में भी पुलिस को फोन नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हम दोनों के केस में एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं था। हम दोनों के केस में क्या नहीं था? एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं था। इसीलिए हम दोनों के बीच में जो बना वो अग्रीमेंट था। हम दोनों के बीच में जो बना वो क्या था दोस्तों? अग्रीमेंट था। वो क्या नहीं था? वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं था तो क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई होगा क्या?
बोलो होगा क्या? नहीं होगा। इसका मतलब स्पष्ट हो गया दोस्तों कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट का होना जरूरी है, और कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एनफोर्सेबल बाय लॉ का होना जरूरी है, और एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब क्या होता है? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। क्या आपको बात समझ में आई? पक्का? सर एक एग्जाम्पल और। ओके, नो इश्यूज बेटा। चलिए आइए, मेरे सामने है फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरे सामने है साक्षी। आइए साक्षी जी, स्वागत है आपका। अब मान लीजिए जो साक्षी है बेटा, साक्षी का आज है हैप्पी वाला बर्थडे। आज नहीं है, चलो कल ही है, ठीक है। चलो, साक्षी का है हैप्पी वाला बर्थडे। अब साक्षी का हैप्पी बर्थडे, साक्षी ने मुझे, मेरे पास आई और उन्होंने मुझे एक कार्ड दिया, और कार्ड पे लिखा था कि सर आपको मेरी पार्टी पे जरूर आना है। मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल पहुंच जाएंगे। मैं कहा साक्षी ने मुझे यहां पर एक इनविटेशन कार्ड दिया है, आपको मेरी पार्टी पे जरूर आना है। इसे मैं क्या बोलूंगा दोस्तों? उन्होंने मुझे क्या दिया है? ऑफर दिया है कि एक्सेप्टेंस दिया है? बताइए, ऑफर कि एक्सेप्टेंस? ऑफर। वेरी गुड प्रांशी। प्रांशी का कहना है कि सर उन्होंने आपको ऑफर दिया है। ऑफर किस बात का? कि आपको मेरी पार्टी में आना है। मैंने एक्सेप्ट किया, हाँ हाँ पक्का साक्षी मैं आपकी पार्टी में आऊंगा। तो पार्टी में आऊंगा तो साक्षी मुझे क्या मिलेगा? साक्षी ने बोला खाना। मैंने कहा पक्का, डन, अब तो आना ही आना है। तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब इन्होंने मुझे दिया ऑफर, मैंने उसे किया एक्सेप्ट, और मैंने कसम खाई कि मैं पक्का आऊंगा। ओके, साक्षी ने बोला ठीक है सर आप आओगे तो आपको खाना मिलेगा। मतलब साक्षी ने भी क्या खाई? रेसिप्रोकल प्रॉमिस। मतलब मैंने प्रॉमिस किया कि मैं आऊंगा, साक्षी ने प्रॉमिस किया कि वो खाना खिलाएंगी। हमारे बीच में क्या बन गया दोस्तों? बताइए, अग्रीमेंट। क्या बन गया दोस्तों? अग्रीमेंट। अब मुझे ये बताओ दोस्तों, वेरी गुड, अब मुझे बताइए दोस्तों कि मैं जानना चाहूंगा कि क्या अगर कल की डेट में, जब साक्षी का बर्थडे था, इन्होंने मेरे लिए अच्छे 5 स्टार होटल में पूरा पार्टी रखा, अपने दोस्तों के लिए अलग खाना बनवाया, मेरे लिए अलग खाना बनवाया, क्योंकि इन्हें डाउट था कि अगर सर आकर के खाना खाने लग गए तो दोस्तों के लिए खाना नहीं बचेगा, तो इन्होंने मेरे लिए अलग खाना बनवाया, दोस्तों के लिए अलग खाना बनवाया। और अब हुआ क्या? मैं इनकी पार्टी में जा ही नहीं पाया। हाँ, मैं इनकी पार्टी में जा ही नहीं पाया। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या कल की क्लास में जब साक्षी आएंगी तो पुलिस भी लेकर के आएंगी ना? घसीट के लेके जाओ। बताओ, मैं पार्टी में नहीं गया, मैंने कसम तोड़ दी, तो क्या कल की लिए ये क्या पुलिस लेकर के आएंगी क्या? आंसर इज नो। ओके, अच्छा मुझे बताइए, मैं पार्टी में पहुंच गया, थोड़ा सा लेट पहुंचा, खाना खत्म हो गया था बेटा। मेन चीज थी खाना, इन्होंने कसम खाई थी कि खाना खिलाएंगी, लेकिन खाना खत्म हो गया। अब मेरा आपसे कहना यह है कि क्या मैं पुलिस ले जा सकता हूं ना कल इनके घर पे कि इन्होंने खाना नहीं खिलाया? यस और नो? नो। वेरी गुड। इसका मतलब अगर देखा जाए तो ऑफर के साथ एक्सेप्टेंस हुआ, प्रॉमिस हुई, प्रॉमिस के साथ रेसिप्रोकल प्रॉमिस हुई, अग्रीमेंट हुआ, बट अग्रीमेंट के साथ क्या नहीं जुड़ा? एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं जुड़ा। अगर एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं जुड़ा है तो आप मुझे बताइए, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो क्या यहां पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई होगा? नहीं होगा। ऑसम। समझ में आया दोस्तों? पक्का? अच्छे से? चलो भाई, ओके। अच्छा, अब मेरे सामने है ईशान। आइए ईशान। ईशान मेरे पास आए, बोले सर 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 मैं लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता हूं, मैं कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहता हूं। सर क्या आप मुझे प्रोफेशनल कोर्स पढ़ाएंगे? ये मुझे बताइए ईशान ने क्या दिया मुझे? वेरी गुड ईशान, वेरी गुड, ऑफर दिया। मैंने बोला हाँ है ईशान, मैं आपको पक्का प्रोफेशनल कोर्स पढ़ाऊंगा। तो मैंने उसे क्या किया? एक्सेप्ट। और एक्सेप्ट करके मैंने क्या बोला? ईशान मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब आप मुझे बताइए, ईशान को मैंने बोला मैं आपको पढ़ाऊंगा, बदले में ईशान से क्या मांगी होगी? प्रॉमिस। तो ईशान ने क्या प्रॉमिस दी होगी कि वो क्या प्रॉमिस दी होगी? बताओ ईशान, क्या प्रॉमिस करोगे? मैं कसम खाता हूं मैं आपको पढ़ाऊंगा। आप क्या प्रॉमिस करोगे? जल्दी करो, रेसिप्रोकल प्रॉमिस। ऑसम बेटा, वेरी गुड, कि मैं फीस पे करूंगा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, इन्होंने मुझे दिया ऑफर कि सर मैं पढ़ना चाहता हूं, मैंने किया एक्सेप्ट कि हाँ बेटा मैं आपको पढ़ाऊंगा। फिर उन्होंने मुझे बोला ठीक है सर, मैं भी कसम खाता हूं मैं आपको क्या दूंगा? फीस दूंगा। हमारे बीच में क्या बन गया दोस्तों? अग्रीमेंट। अब ध्यान से सुनना, मैंने आपको बहुत अच्छा पढ़ाया, 2 दिन पढ़ाया, 4 दिन पढ़ाया, 6 दिन पढ़ाया। 7वें दिन मेरी जो एक कोचिंग क्लासेस है ना बेटा, आप आए नहीं हो, लेकिन ये फ्लोर्स में 3 फ्लोर की कोचिंग क्लासेस है, ठीक है। हर फ्लोर पे 2-2 3-3 रूम्स हैं जहां पे हमारी कोचिंग चलती है, ठीक है। तो एक साथ बहुत सारे बच्चे आते हैं कोचिंग क्लासेस में। मान लीजिए अपनी 3rd फ्लोर पे क्लास चल रही थी, और 3rd फ्लोर पे क्लास चल रही थी। अब मैंने क्या किया? मैं आपके
उसके पूरे बैच के साथ नीचे तक आया बेटा, एकदम नीचे तक आया, और नीचे जाते हुए जब लास्ट में एकदम आप लोगों को मस्त टाटा बाय बाय किया मैंने अच्छे से, 7th डे के बाद सबने फीस दे चुकी है, 7th डे हो गया, मैंने सबको टाटा बाय बाय किया, शटर नीचे किया और शटर पे लिखा था कल से नाटा क्लासेस नहीं खुलेगी और कल से आप बच्चों को यहां आने की जरूरत नहीं है। आप मुझे बताइए, जैसे ही आप ये नोटिस पढ़ेंगे आप अपनी आंखों में आंसू लेकर के घर चले जाएंगे ना? बोलो हाँ, बोलो नहीं। वेरी गुड। तो प्रज्ञा आपका क्या विचार है, क्या करने का विचार है बताइए? आपने नोटिस देखा, क्या करेंगी आप? किस चीज की कंप्लेन बेटा? अच्छा ऐसा, ओहो फीस ले लिए पूरा लेकिन पढ़ा नहीं रहे। अच्छा बेटा, क्लास में कहना था कि सर हम क्या करेंगे, हम आपकी कंप्लेन करेंगे। कंप्लेन करेंगे मतलब साक्षी मेरे पास आएगी, बोलेगी सर आपने हमारे से पूरी फीस ले ली और आप ऐसा मना कर रहे हैं पढ़ाने के लिए, तो सर ऐसा नहीं चलेगा, आपको पढ़ाना पड़ेगा। और सर अगर आप नहीं पढ़ाना चाहते तो आप हमें हमारी क्या लौटा दीजिए, फीस लौटा दीजिए। अब मान लीजिए साक्षी का कहना यह है कि भाई हमें हमारी क्या, सॉरी प्रज्ञा का कहना यह है कि भाई आप हमें हमारी क्या लौटा दीजिए, फीस लौटा दीजिए। अब मुझे बताइए, मैं प्रज्ञा को बोल रहा हूं, प्रज्ञा बेटा पैसा हाथ का मैल और मेरे हाथ एकदम साफ, ठीक है, एकदम पूरा पैसा खर्चा हो गया। आई एम सॉरी प्रज्ञा, ना तो मैं आपको पढ़ाऊंगा और ना ही फीस वापस करूंगा। बताइए प्रज्ञा अब आप क्या करोगे? इट्स ओके बोल के घर चले आओगे? बोलो हाँ नहीं। वेरी गुड। तो क्या करेंगे प्रज्ञा अब आप? ओके, कंप्लेन कहां, पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन करेंगे? हाँ वेरी गुड, ठीक है, ऐसा गुरु के लिए ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है बेटा मैं आपको श्राप दूंगा। चलिए आइए, तो ऑब्वियस सी बात है, तो आखिर देखा जाए तो भाई प्रज्ञा का कहना है, थोड़ा सा डरते डरते इन्होंने बोला सर हम छोड़ने वाले नहीं, आपने फीस ली है और हम पुलिस स्टेशन जाएंगे, आपके खिलाफ केस करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, तो ध्यान से समझो दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि भाई पहले तो मुझे ऑफर किया गया कि सर पढ़ाइए, मैंने एक्सेप्ट किया, मैंने बोला मैं पढ़ाऊंगा, आपने एक्सेप्ट किया, आपने प्रॉमिस किया कि आप मुझे पैसा देंगे, क्या बन गया था हमारे बीच में, अग्रीमेंट। और अगर मैंने नहीं पढ़ाया तो आपने बोला सर हम पुलिस में जाएंगे, आपके खिलाफ केस करेंगे। इसका मतलब क्या है कि क्या यहां पे एनफोर्सेबल बाय लॉ है? बोलिए, क्या एनफोर्सेबल बाय लॉ है? ओके अच्छा, मान लो उल्टा केस भी करके एक बात देखते हैं। मान लीजिए बेटा मैंने आपसे फीस ही नहीं मांगी अभी तक के, मैंने आपको बता दिया बेटा 50,000 फीस है, आपको देना है, लेकिन रोज मैं आपको पढ़ा रहा हूं और रोज आप पढ़ रहे हो बेटा, मैंने फीस शर्मा शर्मी में नहीं मांगी और आपने फीस बेशर्मी में नहीं दी बेटा। तो अब आप मुझे बताइए, आपने फीस मुझे दी नहीं है और अब इस केस के अंतर्गत लास्ट डे आ गया, आज मुझे टाटा बाय बाय करने वाला डे आ गया क्योंकि पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया, अब मैं फीस मांग रहा हूं और आप फीस नहीं दोगे, क्या मैं आपके खिलाफ केस कर सकता हूं? बोलो हाँ। वेरी गुड सर, आप बकायदा केस कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब है कि हम दोनों का इंटेंशन है टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। इसका मतलब आप कसम पूरी नहीं करोगे तो मैं केस करूंगा, मैं कसम पूरी नहीं करूंगा तो आप केस करेंगे। ये चीज यहां पर है और जब ये चीज यहां पर है तो हम क्या बोल सकते हैं कि हम दोनों के बीच में क्या है दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट है। और अगर हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है तो हम दोनों के बीच में कौन सा एक्ट लगेगा दोस्तों, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कौन सा एक्ट लगेगा दोस्तों, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्या बोलते जनता, समझ में आ रहा है? पक्का अच्छे से, मतलब आपको ये चीज समझ में आ गया कि कॉन्ट्रैक्ट कहां पर बनता है और कहां पर नहीं बनता। सर क्या ऐसा आप एक बार वो दे देंगे क्या, कुछ ऐसा रूल टाइप का कि इन इन जगहों पर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होगा और इन इन जगहों पर नहीं होगा? हाँ बेटा बकायदा ऐसा दिया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो आ जाइए अपन इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन सी जगहों पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लागू होगा और कौन सी जगह पर लागू नहीं होगा। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों तो कुछ ऐसी जगह जहां पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू होगा और कुछ ऐसी जगह जहां पे लागू नहीं होगा। जैसे कि मैं बात करूं, सबसे पहली बात अगर आपको याद हो, सबसे पहली बात मैंने की थी, दैट इज नोन एज डोमेस्टिक बात। कौन सी बात दोस्तों, डोमेस्टिक बात। व्हाट इज डोमेस्टिक बात, घर की बात है। घर की बात जैसे कि पापा और मेरे बीच में हुई थी, क्या उसके अंतर्गत इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप था क्या? आंसर इज नो। दूसरा, मैंने साक्षी का हैप्पी बर्थडे वाला एग्जाम्पल लिया था, वो कौन सी बात हो गई दोस्तों, सोशल बात। कौन सी बात दोस्तों, सोशल बात। क्या वहां पर भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू होगा क्या दोस्तों? आंसर इज नो। तीसरी बात होती है पॉलिटिकल बात।
पॉलिटिकल बात मतलब सर, मतलब बेटा आप याद करिए, अभी अभी जब चुनाव होते हैं तो चुनाव होते हैं तो बड़े बड़े लोग आते हैं बेटा आपके घर पे, माइक वाइक लगाते, साउंड सिस्टम लगा करके बोलते हैं आपकी क्या परेशानी, आप बोलते साहब पानी नहीं आता, वो बोलते हैं आप मुझे वोट दीजिए, आप मुझे वोट दीजिए, मैं क्या करूंगा, मैं आपके लिए कुआं खुदवा दूंगा, तालाब खुदवा दूंगा, आपके लिए क्या ला दूंगा, पानी ला दूंगा, आपको बाढ़ ला दूंगा, इतनी जमाने भर की बातें करते हैं और आप उन्हें वोट दे देते हैं। क्या वो ये सब करते हैं क्या? नहीं। क्या आप केस करते हैं कि उनके खिलाफ? आंसर इज नो। तो ये भी कौन सी बात है दोस्तों? पॉलिटिकल बात, मतलब डोमेस्टिक बातें, सोशल बातें, पॉलिटिकल बातें। इन बातों में क्या नहीं होता है दोस्तों? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होता। फिर एक बात है रिलीजियस बातें, अलग अलग रिलीजन की कुछ कुछ बातें होती है दोस्तों, रिलीजियस बातें, ये करोगे तो पाप लगेगा, ये करोगे तो पुण्य मिलेगा। अगर हम इसकी भी बात करें तो इनका भी कोई तथ्य नहीं है, इन पर भी कोई केस नहीं होता। तो रिलीजियस बातों में भी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होता। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, लेकिन एक ऐसी जगह है जहां पर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होगा, और वो जगह और कोई नहीं है दोस्तों, वो है बिजनेस की बातें। कौन सी बातें दोस्तों? बिजनेस की बातें। बिजनेस की बातें की जाए दोस्तों तो वहां पर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप माना जाता है। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप दोस्तों माना जाता है। क्या आपको ये बात समझ में? जैसे मेरा कोचिंग पढ़ाना, क्या ये बिजनेस की बात है? बिल्कुल है दोस्तों। और जब ये बिजनेस की बात है तो यहां पे इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है। क्या बोलते हैं? पक्का? अच्छे से? कोई भी डाउट तो नहीं दोस्तों इसमें? फिक्स है? तो अगर हम देखा जाए तो एक अपन ने लिस्ट भी बना ली कौन कौन सी जगहों पर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होता और कौन कौन सी जगहों पर होता है। तो डोमेस्टिक, सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, डोमेस्टिक, सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, इनमें नहीं होता और बिजनेस की बातों में होता है। डाउट? शिंपा? पक्का दोस्तों? चलो अब मैं आपसे इंग्लिश में कुछ पूछूं दोस्तों, बोलो ऐसे हाँ, बोलो हाँ। वेरी गुड। इंग्लिश में बोलूंगा बेटा, प्योर इंग्लिश निकलेगा मेरे मुंह से, ठीक है? पकड़ना उसको। इज एवरी अग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, या फिर एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज अ अग्रीमेंट? कौन सा ऑप्शन सही है? एवरी अग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट कि एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट? आपको उंगली से जवाब देना है। एवरी अग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट या फिर एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट? कौन सी बात सही है? ओके, सबकी उंगलियां दिख रही हैं। चलो प्रियांश, प्रज्ञा, आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी उंगली नहीं दिख रही बेटा। ओके, वेरी गुड। नित्या? ओके, वेरी गुड। प्रांशी आ रही जा रही है? चलो वेरी गुड। रिया, क्या मैं आपको देख सकता हूं? कैमरा ऑन कर सकते बेटा आप? चलिए वेरी गुड बेटा। तो आप मुझे बताएंगे क्या एवरी अग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट कि एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज अ अग्रीमेंट? तो सभी बच्चों ने सही आंसर दिया कि सर हर कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट होता है, हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। सर क्यों नहीं होता? क्योंकि इससे वही अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होंगे विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। क्या आपको ये बात समझ में आ गई दोस्तों? पक्का? अच्छे तरीके से, अच्छे से। सो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट दोस्तों, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्ट्रैक्ट पोर्शन का एक छोटा सा हमारा इंट्रोडक्शन। ठीक है, चलो जल्दी से अब इसे कॉपी में लिखेंगे फास्ट। कॉपी निकालो और कॉपी को करो हॉरिजॉन्टल। क्या करना है बेटा? हॉरिजॉन्टल। ऐसे खड़े को अपन बोलते हैं वर्टिकल, उसको ऐसे लेटा दो तो बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। समझ में आया? तो आपको लेटाना है किताब को और लेटा करके मस्त इस पे लिखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। लिखो दोस्तों, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। उसके बाद इंडियन के नीचे डाउन एरो करके लिखेंगे। लिखते समय कोशिश करें आपके कैमरेज ऑन हो ताकि मुझे पता तो चले कि आप लिख रहे हैं कि नहीं। चलिए डाउन एरो करके लिखेंगे इट अप्लाइज टू होल इंडिया। इट अप्लाइज टू होल इंडिया। चलिए फिर 1872 के पास लिखिए जाकर के 1 सितंबर
1872। जैसा कि आप जानते हैं आपको कॉन्ट्रैक्ट के लिए थोड़ी ज्यादा जगह छोड़नी पड़ेगी, बाकी सब तो छोटा छोटा सा ही है। ओके, एक्ट के उसमें लिखेंगे रूल्स एंड रेगुलेशंस which are passed by rules and regulations which are passed by both the houses of parliament. चलिए फिर आप लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। कॉन्ट्रैक्ट में से दो एरो निकालिए दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट में से दो एरो निकालिए। पहले पे लिखिए अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ, अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ। चलिए फिर डाउन एरो नहीं करना है, उसके नीचे एक एरो बनाना है, बट अप एरो बनाना है। देख रहे हैं ना आप, अप एरो बना हुआ है यहां पर ऐसा ही। ओके, तो यहां पर लिखेंगे नेक्स्ट लाइन पे प्रॉमिस प्लस रेसिप्रोकल प्रॉमिस। अग्रीमेंट के नीचे लिखना है प्रॉमिस प्लस रेसिप्रोकल प्रॉमिस। चलिए उसके बाद आपको एक एरो बनाना है प्रॉमिस के वहां पे, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। प्रॉमिस से ही लीजिएगा बस एरो, तो इससे ये समझ में आता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस से बनता है प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस रेसिप्रोकल प्रॉमिस से बनता है अग्रीमेंट। क्या यहां तक की चीजें स्पष्ट हैं बेटा? ओके, अब मैं आगे बढ़ सकता हूं। चलिए अब लिखेंगे यहां पर अग्रीमेंट के बाद प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ। यहां पर लिखेंगे प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ। और एनफोर्सेबल बाय लॉ के बाद डाउन एरो होगा इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। समझ में आया दोस्तों? चलो अब बस नीचे टेबल बनानी है, लेकिन इस टेबल की हेडिंग देनी है। लिखिए हेडिंग इस टेबल की, लास्ट कंसेप्ट प्रिजम्पशन as to AS, presumption as to enforceability, presumption as to enforceability। ऐसी टेबल बना लीजिए, एक जगह पर क्रॉस दैट इज नो और एक जगह पर राइट। एनफोर्सेबिलिटी क्रॉस में आ जाएगा, फिर नीचे डोमेस्टिक सोशल पॉलिटिकल रिलीजियस, डोमेस्टिक सोशल पॉलिटिकल रिलीजियस, और राइट करेंगे उसमें लिखेंगे बिजनेस।
चलिए, क्या यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आई? पक्का दोस्तों, अच्छे से? चलो, तो ये हमने पढ़ लिया है, दैट इज अबाउट द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का छोटा सा वर्किंग। अब हमें आगे जो स्टार्ट करना है वो है दोस्तों टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? तो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आज अपन नहीं पढ़ेंगे, उसे अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? अब तो स्टे एट होम, अच्छे से पढ़ाई करो दोस्तों, और कल अपन फिर मिलेंगे एट 4 o'clock, ठीक है? चलो, टिल देन, बाय बाय, बाय बाय।